गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम बैक बेटा। गुड इवनिंग। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, द थर्ड लेक्चर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, जहां हम लोग बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे डील करने वाले हैं। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो कल का असाइनमेंट क्वेश्चन बनाया क्या आप लोगों ने? चलो ठीक है। तो यस्टरडे वी सॉ द यूलर बर्नौलीज बीम थ्योरी। कल हम लोगों ने यूलर बर्नौली बीम थ्योरी देखी थी। यूलर बर्नौली बीम थ्योरी के सारे अजम्पशंस हम लोगों ने समझे थे, और उसके बाद हम लोगों ने बेंडिंग की इक्वेशन डिराइव की थी। व्हाट वाज द इक्वेशन? सिग्मा बाय एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। दिस वाज द बेंडिंग इक्वेशन। और फिर इस बेंडिंग इक्वेशन के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे बेंडिंग स्ट्रेसेस कैलकुलेशन के। यस। इसके बाद हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था विच वाज सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एम अलावेबल is directly proportional to z, where z is the section modulus which is given by I by y max। तो ये जो पैरामीटर है ये क्रॉस सेक्शन के शेप और साइज पे डिपेंड करता है। तो एज अ डिजाइनर आप अपना क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से डिजाइन करोगे, कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन लोगे कि ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, ताकि एम अलावेबल मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाया जा सके। यानी कि उस बीम की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो, जितना स्ट्रॉन्ग बीम बनाना है उसका Z उतना ज्यादा होना चाहिए, यानी I बाय वाई मैक्सिमम उतना ज्यादा होना चाहिए। राइट। इसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन B इंटू 2B। तो ये अपना बार है मान लीजिए, जिसका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, विड्थ इसकी B है और हाइट इसकी 2B है। This is B and this is 2B and another bar of circular cross section। ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है मान लीजिए, जिसका डायामीटर कितना है? D है। आपको बोल रहा है इनकी लेंथ सेम है, इनका मटेरियल सेम है एंड दे आर सब्जेक्टेड टू सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड इनके ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस भी सेम आ रहा है। रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो इनके वेट का रेशियो निकालना था आपको, है ना। अब इनके वेट का रेशियो निकालने के लिए पहले मुझे B और D का रेशियो पता होना चाहिए, है ना। पहले आप इन दोनों के B और D का रेशियो पता करोगे, तभी आप वेट का रेशियो निकाल पाओगे। अब B और D का रेशियो निकालने के लिए अपने को क्या दिया हुआ है? देखो, M इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम इंटू Z। अब आपको बोल रहा है कि दोनों पे M भी सेम है एंड दोनों का सिग्मा मैक्सिमम भी सेम है। तो एज M एंड सिग्मा मैक्सिमम इज सेम, तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्त? Z ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड Z ऑफ सर्कुलर सेक्शन सेम होगा। भाई यहां M और सिग्मा मैक्सिमम दोनों सेम दिया हुआ है ना, दे आर सब्जेक्टेड टू सेम बेंडिंग मोमेंट एंड उनके ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सेम आ रहा है। तो M और सिग्मा मैक्सिमम दोनों का सेम है,
तो मैं बोल सकता हूं दोनों का z भी सेम होगा, राइट। तो यहां z ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन कितना हो जाएगा, b इंटू एच स्क्वायर बाय 6 ना, और सर्कुलर सेक्शन का z कितना हो जाएगा, पाई बाई 32 डी क्यूब। तो यहां से मुझे b बाई डी की वैल्यू मिल जाएगी क्या, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ b बाई डी। मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है b बाई डी। आपको पहले b बाई डी होल क्यूब मिलेगा, कितना मिलेगा, 6 पाई बाई 32 इंटू 4, फिर अंडर क्यूब निकालेंगे तो ये 0.528 आ रहा है। ऐसा कुछ आ रहा है क्या आप लोगों का, 0.528 b बाई डी, 0.528 आ रहा है क्या। अच्छा ये सिग्मा मैक्सिमम होगा, मैंने इसको z मैक्सिमम लिख दिया है। b बाई डी की वैल्यू मिल गई, दोनों का z इक्वेट करके। अब हमें दोनों के वेट का रेशियो निकालना है। अब वेट का रेशियो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। वेट को मैं बोल सकता हूं वेट पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज वेट डेंसिटी विच इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो इसको मैं गामा लिख लेता हूं। वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का है। अब यहां गामा इंटू ए एल में आपको बोल रहा है दोनों का गामा सेम है एंड दोनों का एल सेम है ना। दोनों का मटेरियल सेम है और दोनों की लेंथ सेम है, तो आई कैन से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है कि नहीं। अब यहां आपको दोनों के वेट का रेशियो चाहिए, तो वेट ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय वेट ऑफ सर्कुलर सेक्शन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया क्या होगा, b इंटू टू बी होगा, टू बी और नॉट टू बी, एंड सर्कुलर सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा b बाई डी का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर और d स्क्वायर, b बाई डी का होल स्क्वायर, और 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 बाय पाई, है ना। अब यहां वैल्यू रख देते हैं, तो b बाई डी की वैल्यू कितनी है दोस्त, b बाई डी की वैल्यू 0.528 है, तो ये हो जाएगा 0.528 होल स्क्वायर इंटू 8 बाय पाई। तो यहां से W ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय W ऑफ सर्कल आ जाएगा, कितना आ रहा है, बारिश हो रही है यार यहां, 0.71 के आसपास आ रहा है। आप लोगों का भी इतना ही आ रहा है क्या, 0.71। वेरी गुड यार आदित्य, पवन यार तुम्हारा 7 पॉइंट कैसे आ गया, 0.71 आएगा ना। वेट रेक्टेंगुलर सेक्शन का 7 गुना थोड़ी हो जाएगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन का वेट कम होगा, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का वेट जो है 29% कम आ रहा है। क्या आप यहां से यह समझ पा रहे हैं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का वेट 29% कम आ रहा है। वेट ऑफ rectangular section is 29% less than circular section।
इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ना ऐसा ये जनरलाइज मत कर देना कि हमेशा रेक्टेंगुलर सेक्शन का वेट सर्कुलर सेक्शन से 29% ही कम होगा। देखो यहां जो रेक्टेंगल दिया था उसका डायमेंशन b/2b था, हो सकता है आपके रेक्टेंगुलर सेक्शन का डायमेंशन b/1.5b हो या 3b हो या 4b हो। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका रेक्टेंगल किस प्रकार का है आपको ये वैल्यू अलग मिल सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि ये हमेशा 1 से कम आएगा। तो मैं बोल सकता हूं, ये चीज मैं लिख सकता हूं कि फॉर सेम मटीरियल एंड स्ट्रेंथ W of rectangle is always less than W of circle. So rectangular beams are economical compared to सर्कुलर बीम्स। समझ में आ रही है बात? अगर मटेरियल और स्ट्रेंथ से हमारा मतलब क्या है बेटा? स्ट्रेंथ से हमारा मतलब है Z, ठीक है ना? स्ट्रेंथ से हमारा मतलब है Z। तो अगर मटेरियल सेम है और Z सेम है तो वेट ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमेशा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कम आएगा, यानी रेक्टेंगुलर बीम्स इकोनॉमिकल हैं। मतलब मान लीजिए जैसे आपको है ना एक फिक्स बेंडिंग मोमेंट दे दिया गया है कि भैया 10 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट झेलवाना है, बीम ऐसी बनाओ कि 10 किलो न्यूटन मीटर झेल ले। तो अब अगर मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन की बीम यूज करूंगा तो मुझे कम वेट का बीम बनाना पड़ेगा कंपेयर टू सर्कुलर सेक्शन, तो मेरे को पैसा कम लगेगा, यानी कि इट इज इकोनॉमिकल। क्लियर है ये पॉइंट? थ्योरी में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं आपको ये लिख के बता रहा हूं। अब देखिए, हो सकता है कि आपको ना किसी केस में वेट जो है वो बराबर दिया हो सकता है ऐसा बोल दे कि वेट सेम है, अब आप स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। तो अगर मैं इसी कंपैरिजन को ऐसा करूं कि फॉर सेम मटेरियल एंड वेट, इस बार मैंने मटेरियल के साथ वेट को इक्वेट किया है। पहले Z सेम था, इस बार वेट सेम है। अब मैं Z को कंपेयर करूंगा तो Z ऑफ रेक्टेंगल विल बी मोर देन Z ऑफ सर्कल, यानी कि रेक्टेंगुलर बीम विल बी स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू सर्कुलर बीम। तो ये सेम कंपैरिजन हम लोगों ने ना टॉर्शन के केस में किया था, सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट के बीच में। वहां पे अपने पास ना सिर्फ दो ही क्रॉस सेक्शन थे, एक सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एक हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहां अपने पास अलग अलग टाइप का क्रॉस सेक्शन है, लेकिन उसमें कंपैरिजन सिर्फ दो ही के बीच में आएगा, रेक्टेंगल और सर्कल। आप बोलोगे कि आई सेक्शन को क्यों कंपेयर नहीं कर रहे हैं? आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है क्या कि आई सेक्शन को क्यों कंपेयर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आई सेक्शन को है ना, अगर आप कंसिडर करोगे तो प्रॉब्लम यह है कि आई सेक्शन में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, तो ये सारे डायमेंशन अलग अलग लेने पड़ेंगे, है ना। तो आपको ना बहुत अजीब सी इक्वेशन मिलेगी। देखिए यहां पे आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में एक ही डायमेंशन मिल रहा है, विड्थ b है और हाइट 2b है, तो डायमेंशन एक ही है, कौन सा? b। लेकिन अगर मैं आई सेक्शन ले लूंगा ना तो भाई वहां पे इतनी सारी डायमेंशंस होंगी, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, इसकी हाइट, इतने सारे हो जाएंगे। तो वहां रिलेशन बनाना, ऐसा कोई जनरल रिलेशन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन अगर आएगा ना, गेट में आ चुका है क्वेश्चन, उसमें भी आपको ना सिर्फ रेक्टेंगल और सर्कल के ऊपर ही कंपैरिजन दिया था। तो दो टाइप का कंपैरिजन हो सकता है, या तो दोनों का वेट बराबर हो और स्ट्रेंथ में कंपैरिजन हो,
या तो स्ट्रेंथ बराबर हो और वेट में कंपैरिजन हो। क्या ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्लियर हो चुका है? ये दोनों चीजें क्लियर हैं कि अगर दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है तो रेक्टेंगल का वेट कम होगा, यानी कि वो इकोनॉमिकल पड़ेगा, और अगर दोनों का वेट बराबर है तो रेक्टेंगल जो है उसका Z ज्यादा होगा, यानी कि वो स्ट्रांग होगा, उसके ऊपर आप उतना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट लगा पाओगे, वो इतनी जल्दी फेल नहीं होगा कंपेयर टू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। क्लियर है सबको? बाकी लोग कहां हैं यार? आज अटेंडेंस कम लग रही है मुझे। क्यों, आप लोगों को नहीं लग रहा? चलिए कोई बात नहीं, देयर लॉस। सब लोग हैं ना? एक बार ना यार, जो लोग ना प्रेजेंट है वो लोग ना बस मुझे पिंग कर दो, प्रेजेंट बोल दो या यस सर बोल दो या मी बोल दो, हाय बोल दो या जो भी बोल दो, एक बार मुझे दिख तो जाए। ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया 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 बढ़िया, गुड 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 गुड। तो ये लाइव चैट ऐसे चलते रहना चाहिए। ओके चलिए, गुड 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 गुड। काफी लोग हैं, लेकिन ये सब लोग है ना मूक बधिर बने बैठे रहते हैं। ठीक है चलिए, इसका वाइवा है बेटा। चलो देखो यार, देखो कॉलेज में है ना ये सब चीजें चलती रहेंगी, आपको थोड़ा सा खुद से ही इस चीज को है ना मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि देखो ये जनरल चीजें नहीं होती है ना कि मैं बैठा के सबको एक साथ बता दूं कि कॉलेज को कैसे मैनेज करना है। हर किसी के कॉलेज का सीन अलग है, हर किसी के कॉलेज में अलग केस चलता है, हर किसी के कॉलेज का क्राइटेरिया अलग है, तो इसीलिए ना ऐसा जनरलाइज करके मैं कोई आपको सजेशन नहीं दे सकता। इसीलिए इस बारे में मैं खुल के बहुत ज्यादा बात नहीं करता कि अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम है तो उसको कैसे डील करें, प्रोजेक्ट वर्क है तो उसको कैसे डील करें, क्योंकि ये हर किसी के जगह पे अलग होता है। जैसे किसी के कॉलेज में हो सकता है बहुत चिल माहौल हो सकता है किसी के कॉलेज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो भाई दोनों को एक सजेशन तो मैं दे ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं बात ही नहीं करता। बस मैं यही बोलता हूं कि आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने सीनियर्स से संपर्क करें। जैसे हम जब गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो हमारे यहां पे है ना ऐसा चलन था, मतलब साल दर साल हर साल बच्चे प्रिपेयर करते थे, तो हमें है ना ये सारा ज्ञान हमारे सीनियर से मिल जाता था। मतलब जब हम लोग प्रिपरेशन चालू करने वाले होते थे ना, जैसे हमारे यहाँ यही होता था कि जैसे हम लोग की बैच जब प्रिपरेशन चालू करने वाली थी, हम लोग अपने सीनियर्स के पास गए जो गेट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे, उनमें से कुछ लोग रैंकर्स भी थे, तो हम लोगों ने सीधे उन लोगों से पूछ लिया कि सर कैसे करना है। तो उन लोगों ने पहले ही दिन हम लोगों को पूरा ओरिएंटेशन दे दिया था कि देखो तुम लोग जब प्रिपेयर करने जाओगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको इस तरीके से डील करना। तो वैसे ही हम लोगों ने भी अपने जूनियर्स को बताया था, तो वैसे ही आपको भी करना क्या चाहिए, सबसे बेस्ट सजेशन आपके सीनियर्स ही दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग उस प्रॉब्लम से ऑलरेडी निकल चुके हैं और उनको सिर्फ एक ही साल हुआ है, तो वो एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस आपको अपना बताएंगे। तो आप उनके पास जाइए, अपने सीनियर से सजेशन लीजिए। सीनियर से हमेशा कांटेक्ट बना के रखना। यहां कॉलेज में जब अगर मान लीजिए आप कल को एमटेक करने जाते हो, वहां इवन जब आप जॉब करने जाओगे ना, तब भी आपकी तरह का एक्सपीरियंस लिए हुए जिसको सिर्फ 1 या 2 साल हुआ है, उस बंदे के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना जरूरी है, क्योंकि आपको है ना फर्स्ट हैंड पता चलता रहता है तुरंत तुरंत कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन एडवांस। जैसे जॉब में भी जब आप जाओगे ना, तो आपसे जस्ट 1 आध साल पहले जिस बंदे ने आपकी पोजीशन पे ही ज्वाइन किया था, आप अगर उसके कांटेक्ट में हो तो वो आपको बताता रहेगा कि देख भाई इससे बच के रहना, देख भाई इससे ये करना, देख भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो ये इंसान है जिससे आप हेल्प ले सकते हो, देखो ये चीजें आपके साथ होंगी। ये सारा ज्ञान आपको अगर टाइमली मिलता रहे तो आप चीजों को बेटर मैनेज कर पाओगे। तो इसीलिए अपने कॉलेज की प्रॉब्लम्स को मैनेज करना सीखना है। कॉन्टैक्ट योर सीनियर्स, उनसे बेटर एडवाइस कोई नहीं दे सकता, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग एंड दैट टू रिसेंटली, 1 आध साल पहले ही। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और कॉलेज में देखो बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कॉलेज में सिर्फ आपको एक मिनिमम सीजीपीए बना के रखना है। कोशिश तो ये करना कि 7.5 से अबव हो,
लेकिन हो सकता है किसी का इतना ना हो, तो 6.5 भी अगर आपका है तो बेटर है। 6.5 से कम मत कर देना, क्योंकि होगा ये कि आगे जब मान लीजिए आप कभी एमटेक करने गए तो वहां कंपनियां जो आती हैं उन सबका क्राइटेरिया होता है, तो वो लोग एक मिनिमम क्राइटेरिया मांगते हैं। अब उसके ऊपर आपका कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका क्राइटेरिया 6.5 है तो 6.5 के ऊपर 7 वाले को भी वो उसी नजर से देखते हैं, 8 वाले को भी उसी नजर से देखते हैं, 9 वाले को भी उसी नजर से देखते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, मेरा जब महिंद्रा एंड महिंद्रा में सिलेक्शन हुआ था ना, मतलब मेरे से पहले ना कुछ 2-3 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था दूसरी कंपनी में। मतलब हम लोगों के यहाँ 28 बंदे थे, लड़के लड़की थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था कैंपस प्लेसमेंट के लिए। उन 28 में से मेरा शायद 8वें-9वें नंबर में रहा होगा जब प्लेसमेंट, ऐसे अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं कि 28 लोगों का किस क्रम में प्लेसमेंट हुआ, तो मेरी दूसरी तीसरी कंपनी में ही हो गया था मेरा। अब मेरे साथ एक और बंदे का हुआ था, हम 2 लोगों का हुआ था पूरे हमारे मतलब क्लास में से, महिंद्रा एंड महिंद्रा में। वो जो बंदा था वो टॉपर था हमारी क्लास का, उसका सीजीपीए जो था ना, सीजीपीए वो 9.6 कुछ था, ठीक है। और मेरा जो, मैं लगभग 28 में ना बॉटम 5 में रहा होऊंगा, मेरा सीजीपीए कुछ 7.8 कुछ था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरा सीजीपीए कितना है, उन्होंने 9.6 के साथ 7.8 वाले को भी लिया था। तो ऐसा सीजीपीए का कोई दिक्कत नहीं है, बस यही ये देख लो यार, ये मतलब इतना वाहियात सवाल है ना, ये आपकी सोच दिखा देता है, ठीक है, ये आपकी सोच दिखा देता है। ये आपने अभी पूछ लिया, हो सकता है आपको मतलब पता ना हो इस चीज का, इसलिए आपने मासूमियत में पूछ लिया, बट जिंदगी में कभी किसी से है ना ये पूछना मत कि पैकेज कितना था। ये बहुत ही वाहियात सवाल होता है, ठीक है, क्योंकि इस सवाल के जवाब का कोई है ना फायदा नहीं है। एक बात बताओ, तुमको अगर मैं पैकेज बताऊंगा तो उससे तुमको क्या फर्क पड़ेगा, उससे तुमको क्या पता चलेगा? क्या वाहियात सवाल है, पैकेज कितना था? भाई तुम पैकेज के बेसिस पे किसी को जज करना चाहते हो, या पैकेज के बेसिस पे तुम ये डिसाइड करना चाहते हो कि ये करियर पाथ तुम्हारे लिए सही है कि नहीं है? तुम ये सोचो भाई कि एक आईआईटी के कैंपस में कोई इतनी बड़ी कंपनी आके तुमको रिक्रूट कर रही है, फिर पैकेज से तुमको क्या करना है? ये बहुत ही छोटी सोच होती है, मालूम है। मैं अभी कल या परसों देख रहा था, कुछ बच्चे जो है ना वो टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर रहे थे कि पीएसयूज कितना पैकेज देती है, आईओसीएल का इतना पैकेज है, एचपीसीएल का उतना पैकेज है। पहली बात तो तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि पैकेज का मतलब क्या होता है, सीटीसी का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता भी है कॉस्ट टू कंपनी का क्या मतलब होता है? कॉस्ट टू कंपनी का मतलब होता है कि उसमें वो लोग जो भी खर्चा आपके पीछे कर रहे हैं उन सबको लिख देते हैं। अगर वो आपका 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं ना, तो वो भी वो ऐड कर सकते हैं सीटीसी में, मतलब आपके पीछे उनका इतना खर्चा हुआ है। तो मान लीजिए आपका पैकेज 50 लाख का है, लेकिन आपकी सैलरी मात्र 20 लाख की है साल की, बाकी 30 लाख में उन लोग सब लिख देंगे। आपको लैपटॉप मिला है उसका भी खर्चा जोड़ देंगे, आपको बैठने के लिए कुर्सी दी है उसका भी खर्चा जोड़ देंगे, आपको आपके पीछे एसी चल रहा है ना उसका भी खर्चा, जो कुछ भी लिख सकते हैं वो सीटीसी में। और दूसरी चीज ये कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। आप जब अपना करियर स्टार्ट करोगे ना, और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूं, ये उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा पैकेज का, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूं कि आप अपना करियर जब स्टार्ट करोगे ना, तो इनिशियली अपने करियर के स्टार्ट के कुछ सालों तक आप सिर्फ एक चीज देखना कि आपको वहां सीखने को क्या मिल रहा है, आप में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आप ना इनिशियली जब बैचलर रहोगे आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं रहेगी, आपकी फैमिली वगैरह नहीं रहेगी खुद की, तो उस टाइम आप ना सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आप पैकेज से भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आप लोकेशन से भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, खाना पीना रहना सबसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आपको उस टाइम सिर्फ एक ही चीज सोचनी है कि मैं यहां काम कर रहा हूं, मेरे को यहां क्या क्या सीखने को मिल रहा है, मेरे में वैल्यू कितनी ऐड हो रही है, ताकि आज से 4 साल 5 साल 6 साल बाद जब मैं शादी वादी कर लूं, जब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाए, और उस टाइम जब मैं ऐसी कोई जॉब ढूंढूं ना कि जहां मेरा लोकेशन ठीक हो जाए, है ना, जहां मेरे को पैकेज अच्छा मिल जाए, तब मेरे पास ना दिखाने के लिए बहुत कुछ हो कि भाई मैंने पिछले 4 साल में ये काम किया है। तब जब आप स्विच करोगे ना,
तो कंपनीज देखेंगी कि आपने पिछले 4 साल में क्या क्या एक्सपीरियंस गेन किया। जब आप ना दूसरी तीसरी कंपनी में स्विच मारोगे ना, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कहां से एमटेक किया। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने अपनी पहली जॉब में क्या क्या सीखा। आप भले बहुत कोई 30 मार्क का कॉलेज से पढ़ के निकले हो, लेकिन आपने अपनी पहली जॉब में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सीखा ना, तो दूसरी जॉब में आपको कोई लेना चाहेगा नहीं। आप स्विच करने के लिए कोशिश करोगे, कोई नहीं लेना चाहेगा। सबको यही लगेगा ये करता वर्ता कुछ है नहीं यार। तो इसीलिए इनिशियल 4-5 साल आप सिर्फ यही देखना कि आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आपको दबा के काम दिया जा रहा है, बेहतरीन सीख रहे हो आप, आपके में बहुत वैल्यू ऐड हो रही है, 4 साल में आपका रेज्यूमे पूरा भर गया है काम से, तो फिर 4 साल के बाद जब आप स्विच मारोगे ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सैलरी डबल हो जाए। और उस टाइम आपके पास ना बहुत मतलब अच्छा खासा वो रहेगा अपनी शर्तों पे जॉब स्विच करने का। समझ में आ रही है? तो ये मत देखो कि आपको इनिशियल पहला जॉब में सैलरी कितनी मिल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दूसरी तीसरी चौथी जॉब में अच्छी सैलरी चाहिए ना, तब आप सोच लेना यार, जब 30-32 साल के होगे ना, तब सोचना कि मेरे को पैसा कमाना है। शुरू में तो आपको यह सोचना है कि मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना है, जबरदस्त एक्सपीरियंस गेन करना है। ठीक है, चलो भाई, मोटिवेशन पैसे से नहीं मिलना चाहिए। मोटिवेशन पैसे से नहीं मिलना चाहिए। अगर आप पैसे से मोटिवेट हो रहे हो ना, तो बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि ना ये चीज ना अभी आपको लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीज मायने नहीं रखती है दोस्त। ये चीज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। मैं आपको ऐसे लोगों का नाम बता सकता हूं जिन लोगों ने ना अच्छी खासी, मेरे खुद के पहचान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी खासी, आप विश्वास नहीं करोगे भाई, महीने का 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए कमाने वाले लोग, उन लोगों ने हाफ सैलरी में दूसरी जॉब स्विच की, क्योंकि उनको अपने काम में खुशी ही नहीं मिल रही थी। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। A rectangular beam of dimensions b by h is to be cut from a circular log of wood of diameter d. For the beam to be strongest in bending, the dimensions will be. मतलब सवाल क्या पूछना चाह रहा है मैं आपको बता देता हूं। एक ना सर्कुलर लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। इस लकड़ी के टुकड़े से हम लोगों को है ना एक रेक्टेंगुलर बीम काटनी है। अब देखो, इसके अंदर से ना अलग अलग डायमेंशंस के रेक्टेंगल कट किए जा सकते हैं। एक रेक्टेंगल ऐसा भी कट हो सकता है, एक रेक्टेंगल ऐसा भी कट हो सकता है, एक रेक्टेंगल ऐसा भी कट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल कट हो सकते हैं ना। अब आपको यह बताना है कि इन सारे रेक्टेंगल्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा। ये जितने भी रेक्टेंगल कट हो सकते हैं, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कितना होगा, कौन सा होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। स्ट्रॉन्गेस्ट वो होगा जिसका z सबसे ज्यादा होगा। तो आपको करना यह है कि आपको z की इक्वेशन बना के उसको मैक्सिमाइज करना है। आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। ओके।
डन। आगे क्या आंसर? डिड यू गेट द आंसर? चलिए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं साथ में। देखिए, मान लीजिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम हमें कट करनी है ना, उसकी विड्थ बी है और हाइट एच है, ठीक है। अब ये जो डायगोनल होगा ये कितना होगा? व्हाट विल बी दिस डायगोनल? ये कैपिटल डी के बराबर होगा क्या? क्योंकि यहां सर्कुलर लॉग जो दिया हुआ है उसका डायमीटर कैपिटल डी है ना, तो ये कैपिटल डी होगा, है ना। चलो अब ध्यान दीजिएगा, आपको z की इक्वेशन क्या मिलेगी? z विल बी बी एच स्क्वायर बाई 6, है ना। अब देखो, आपको यहां स्ट्रॉन्गेस्ट बीम कट करनी है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बीम वो होगी जिसका z मैक्सिमम होगी, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट बीम will have मैक्सिमम z। तो मुझे z को मैक्सिमाइज करना है। अब z जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो b पे और दूसरा h पे। तो ऐसे में मैं z को कैसे मैक्सिमाइज करूं? अगर z किसी एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जैसे y जो है अगर सिर्फ x का फंक्शन है, अगर y जो है वो सिर्फ x का फंक्शन है, तो आप बोल सकते हो कि y तब मैक्सिमम होगा जब dy बाई डी एक्स जीरो होगा। लेकिन y अगर दो वेरिएबल का फंक्शन होगा तो उसको मैं मैक्सिमाइज कैसे करूं? तो यहां सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी z जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, b और h। अब देखिए, आपको यहां d की वैल्यू दी हुई है फिक्स, d अपना फिक्स है, एक ही सर्कुलर लॉग है, उसी से काट के रेक्टेंगल बनाना है, तो उसका डायामीटर तो फिक्स है, उसका डायामीटर चेंज नहीं कर सकते, b और h को चेंज कर सकते हैं। अब आप अगर b और h को कैपिटल D के साथ रिलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इस ट्रायंगल में देखिए, मैं ऐसा लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं क्या? एच स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब मेरा इक्वेशन ये बन गया क्या? यहां कैपिटल डी फिक्स है, कैपिटल डी जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। आपने लकड़ी का टुकड़ा काट लिया है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, तो लकड़ी के टुकड़े का डायमीटर फिक्स है, लेकिन b वेरिएबल है, तो अब z जो है वो सिर्फ b का फंक्शन है। तो फॉर z मैक्सिमम कैन आई से dz बाई db मस्ट बी जीरो। z जो है वो b का फंक्शन है ना, तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा के मैं बोल सकता हूं dz बाई db मस्ट बी जीरो। यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या सबको? मैंने पहले z को b का फंक्शन बना दिया, फिर मैंने बोला कि z मैक्सिमम के लिए dz बाई db मस्ट बी जीरो। तो यहां मैं इक्वेशन में वैल्यू रख देता हूं d बाई db ऑफ b इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 6 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब यहां देखो 6 तो चला जाएगा राइट साइड, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस टू बी इक्वल टू जीरो। तो b विल बी इक्वल टू व्हाट? d बाय रूट टू। b की वैल्यू d बाय रूट टू आ रही है क्या? b की वैल्यू d बाय रूट टू आ रही है ना।
नहीं 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 नहीं, ये ऐसा हो जाएगा ना, ये बी क्यूब हो जाएगा तो 3b² हो जाएगा, तो d/√3 होगा, d/√3 होगा, है ना। ये BD² माइनस B³ होगा, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो D² माइनस 3b² आएगा, तो B विल बी इक्वल टू d/√3। अब यहां से मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूं, h इज इक्वल टू √D² माइनस B², तो ये हो जाएगा √D² माइनस D²/3, तो h विल बी इक्वल टू √2/3D, है ना। तो आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है क्या, इज दिस द आंसर, बी आ रहा है क्या। अच्छा ए भी वही दिया हुआ है क्या, नहीं नहीं ए अलग है, यस बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीम, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगल कट होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता था, आप ना यहां z को b का फंक्शन बनाने की जगह h का फंक्शन भी बना सकते थे, फिर ये dz/dh इक्वल टू 0 होता, वहां से भी वैल्यू आ जाती, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला जो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो बड़ा स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगला टॉपिक है एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ पार्शियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं, ओके। लेट्स से दिस इज अ रेक्टेंगुलर बीम जिसमें हम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आप इस बीम को बीच से कहीं कट करते हो, यहां से कट करते हो, और अब मैं इसका लेफ्ट साइड का डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको कट किया बीच से, और मैं अब इसके लेफ्ट साइड का डायग्राम बना रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, यहां आपको एक मोमेंट मिल रहा है, ओके, लेट्स से दिस इज m। अब इस m को रेजिस्ट करने के लिए ये जो सेक्शन है यहां एक्सियल फोर्सेस डेवलप होंगे। भाई आप जब इस बीम को बेंड करते हो तब ये क्या होता है, इसमें एक्सियल फोर्सेस डेवलप होते हैं ना। आप जब बीम को बेंड कर रहे हो तब इसकी लेंथ चेंज हो रही है ना, तो लेंथ चेंज हो रही है मतलब अंदर में इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, राइट। जिस पोर्शन की लेंथ बढ़ रही है वहां टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है, जहां लेंथ बढ़ रही है वहां टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है, जहां लेंथ कम हो रही है वहां कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा है ना। तो यहां आपको इस क्रॉस सेक्शन में इंटरनल फोर्सेस मिलेंगे, एक्सियल फोर्सेस मिलेंगे। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपको टेंशन देखने को मिलेगा और नीचे कंप्रेशन देखने को मिलेगा। तो एक्सियल फोर्सेस कुछ इस प्रकार से डेवलप होंगे। ये एक्सियल फोर्सेस कुछ इस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं। यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं क्या, मुझे जल्दी से बताइएगा। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है लाइव चैट बहुत खामोश है, आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप सब लोग बहुत सोए सोए से हो, मजा नहीं आ रहा है यार आज पढ़ा के, क्या हो गया है,
सब लोग इतने गुमसुम खामोश क्यों है? नाराज वाराज हो क्या मुझसे? हाँ, चलो तो यहां ध्यान दीजिएगा, आपने जब इस बीम को बेंड किया तो इस क्रॉस सेक्शन में एक्सियल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुए, है ना? चलो तो अब ध्यान दीजिएगा, ये सारे फोर्सेस जो हैं मिलके एक कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो इस कपल को बैलेंस कर रहा है ना। ये सारे फोर्सेस मिलके एक क्लॉकवाइज कपल बना रहे हैं जो इसको बैलेंस कर रहा है, राइट? क्लियर है? ये सारे मिलके एक कपल बना रहे हैं ना, ये सब मिलके सेंटर पे एक कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं जो इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट एक्सियल फोर्स कितना होगा तो क्या बोलेंगे आप? ये सब क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? ये व्हाट आर दीज आर एक्सियल फोर्सेस। तो नेट एक्सियल फोर्स कितना है दोस्त? और ये इंटरनल फोर्स है ना, तो नेट एक्सियल फोर्स 0 होगा क्या? क्योंकि जितना टेंशन में फोर्स आ रहा है उतना कंप्रेशन में फोर्स आ रहा है ना? तो अगर मैं पूरे क्रॉस सेक्शन का नेट फोर्स निकालूंगा, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का नेट फोर्स निकालूंगा तो 0 होगा, क्योंकि देख सकते हो आप जितना टेंशन में है उतना कंप्रेशन में भी है, और समेशन ऑफ एफएक्स तो 0 होना चाहिए ना भाई। तो यहां तो कोई और फोर्स है नहीं, सारे फोर्सेस यही हैं, तो समेशन ऑफ एफएक्स इक्वल्स टू 0 से, समेशन ऑफ एफएक्स इक्वल्स टू 0 से नेट फोर्स 0 होगा, जितना ये आएगा उतना ही ये भी आएगा, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे खाली इतना फोर्स निकाल के बताओ तो क्या ये 0 होगा? क्या ये 0 होगा? मैं आपसे पूरा फोर्स निकालने के लिए बोल ही नहीं रहा, मैं आपको बस ये बोल रहा हूं कि ना आधे क्रॉस सेक्शन का फोर्स निकाल के बताओ, तो ये 0 नहीं होगा। अब इस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करें? इसको कैलकुलेट करने के लिए किसी के पास कोई तरीका है क्या? डज एनीवन हैव एनी क्लू हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस फोर्स? अगर मैं आपसे बोलूं कि आधे क्रॉस सेक्शन का फोर्स निकाल के बताओ, तो इसका कोई तरीका है? तो उसी का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अगला जो टॉपिक है ना, उसमें हम करने क्या वाले हैं, हम क्रॉस सेक्शन के किसी पार्शियल एरिया का एक्सियल फोर्स निकालने का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। मान लीजिए आपको एक ऐसा क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज व्हाट, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, this is the neutral axis. What is this? Neutral axis. ठीक है? Now what we need to do is we need to find the axial force developed in a particular region. Let's say this is the region. तो मेरा क्वेश्चन क्या है? Find axial force and moment in the shaded blue region. This is our objective. देखो, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का नेट एक्सियल फोर्स होगा 0 एंड नेट मोमेंट होगा m। अब मुझे यह बताना है कि उस पूरे क्रॉस सेक्शन में से अगर मैं इतना पार्ट लूं तो इसमें कितना फोर्स आएगा और इसमें कितना मोमेंट आएगा। सवाल क्लियर है क्या? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों को सवाल क्लियर है कि नहीं, उसके बाद तो सॉल्यूशन डिस्कस होगा।
देखिए ये पूरा क्रॉस सेक्शन जो है इसका नेट फोर्स 0 है और नेट मोमेंट m है ना। लेकिन अगर मैं थोड़े पार्ट का फोर्स निकालने और मोमेंट निकालने के लिए बोलूं तो वो कैसे निकालेंगे? पूरा क्रॉस सेक्शन मिलके m मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, m मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है, तो इतने से क्रॉस सेक्शन का मोमेंट कितना होगा और इसका फोर्स कितना होगा? पूरे क्रॉस सेक्शन का फोर्स 0 है, ठीक है। अब मैं इस क्रॉस सेक्शन का फोर्स कैसे कैलकुलेट करूं? क्या मैं स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया करके फोर्स निकाल सकता हूं? कैन आई डू दिस? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अरे जल्दी बताओ भाई, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया? नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये चीज तभी पॉसिबल है जब स्ट्रेस हर पॉइंट पे सेम हो। स्ट्रेस हर पॉइंट पे अगर सेम होगा तो ये चीज किया जा सकता है। और भाई इतने बड़े एरिया में स्ट्रेस बराबर थोड़ी रहेगा ऊपर से नीचे तक। यहां अलग स्ट्रेस आएगा, यहां अलग स्ट्रेस आएगा, यहां अलग स्ट्रेस आएगा, हर पॉइंट पे स्ट्रेस अलग आएगा। तो हम पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए, इस पूरे ब्लू रीजन के लिए ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक छोटा एलिमेंट ले लें, अगर हम एक छोटा एलिमेंट ले लें तो ये चीज की जा सकती है, हाँ कि ना? अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें तो ये चीज की जा सकती है। मान लीजिए इस एलिमेंट का एरिया dA है, तो क्या मैं इस एलिमेंट के लिए लिख सकता हूं फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया? क्या मैं इस एलिमेंट के लिए मान सकता हूं कि इसका स्ट्रेस जो है वो हर पॉइंट पे बराबर है? लगभग इतने एरिया में स्ट्रेस जो है वो हर पॉइंट पे बराबर है। तो क्या मैं इसके लिए ऐसा लिख सकता हूं फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया dA? यस, लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसी फोर्स को इस पूरे ब्लू रीजन के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्सियल फोर्स इन द ब्लू रीजन या पार्शियल रीजन F विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा dA। अब यहां मैं सिग्मा की इक्वेशन रख देता हूं। सिग्मा को मैं m इंटू वाई बाई आई लिख सकता हूं। लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। अब ये m क्या है बेटा? m इज द बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेड बाय द एंटायर सेक्शन। m इस पूरे क्रॉस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट है और I जो है वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये दो चीजें जो है ये कांस्टेंट है, यानी कि ब्लू रीजन के हर पॉइंट पे m और I तो सेम ही रहेगा। आप यहां पे स्ट्रेस निकालोगे तब भी m और I वही रहता है, यहां पे निकालोगे तब भी m और I थोड़ी चेंज करते हैं, हम लोग सिर्फ y चेंज करते हैं। इस इक्वेशन में चेंज क्या होता है? आप अगर स्ट्रेस निकालते हो तो आपको हर पॉइंट पे सिर्फ y की वैल्यू चेंज मिलती है ना, m और I तो सेम ही रखते हो। तो भैया मैं इस इक्वेशन से अगर m और I को बाहर निकाल दूं तो अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन y dA। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन y dA? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन y dA? What is integration y dA? Very good. This is the first moment of area. ये क्या है? ये क्या बला है बेटा? What is this? What is this? What is this? This is first moment of area. First moment of area. This is the first moment of area. अब आप सोच रहे होगे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है भैया?
तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन में मैं ये ब्लू रीजन ले लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये विड्थ हो गया 20 mm, ठीक है। ये हाइट हो गया आपका 10 mm, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी हो गया मान लीजिए 10 mm। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एरिया का मोमेंट निकालो, किसके अबाउट निकालोगे? न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालोगे। तो फर्स्ट मोमेंट इसका कितना आएगा? कैसे निकालोगे इसका मोमेंट? कैसे निकालोगे? एरिया का मोमेंट कैसे निकालते हैं? फोर्स का मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। एरिया का मोमेंट क्या हो जाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस कहां से लें? तो हम डिस्टेंस लेंगे इसके सेंट्रॉइड से, हम डिस्टेंस लेंगे इसके सेंट्रॉइड से। तो भैया इसके सेंट्रॉइड से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भला? इसके सेंट्रॉइड से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 10 mm और ये 5 mm होगा क्या? 10 का आधा। बेटा देखो ये 10 mm, ये 10 mm, 10 mm का आधा 5 mm, तो 10 + 5 15 mm होगा। वेरी गुड। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ ब्लू एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा दोस्त? फर्स्ट मोमेंट ऑफ द ब्लू एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इट विल बी इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एरिया कितना हो गया बेटा? एरिया कितना हो गया? व्हाट इज द एरिया? इसका एरिया हो जाएगा 20 इंटू 10, और डिस्टेंस कितना हो गया? 15 mm, है ना। तो बेटा ये हो गया आपका एरिया, और ये हो गया डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो समझ में आ गया क्या? फर्स्ट मोमेंट कैसे निकालना है किसी एरिया का? आप उस एरिया के सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक के डिस्टेंस को एरिया में मल्टीप्लाई कर दो। तो इस ब्लू एरिया का फर्स्ट मोमेंट कैसे निकालेंगे? इस ब्लू एरिया का फर्स्ट मोमेंट कैसे निकालेंगे? ब्लू एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसके सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस। ओके, तो दिस इज द एक्सियल फोर्स। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं M/I इंटू AY बार। ओके, M/I इंटू AY बार। ओके, क्लियर है? अब यहां क्या क्या चीज क्या क्या है ये भी मैं लिख देता हूं बेटा आप लोगों की जानकारी के लिए। तो M क्या है? इट इज द बेंडिंग मोमेंट ऑन द कंप्लीट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट है। I क्या है? इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, एंड AY बार क्या है? AY बार इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ ब्लू एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो यहां ये क्या चीज थी भाई? दिस वाज Y बार, है ना, Y बार। दिस इज एरिया एंड दिस इज Y बार। क्लियर है क्या? तो आपको किसी भी पार्शियल एरिया का मोमेंट,
फोर्स निकालना है, जैसे मैंने आपको इस पूरे क्रॉस सेक्शन में एक पर्टिकुलर एरिया देके बोला इसका फोर्स निकालो, इसमें एक्सियल फोर्स कितना डेवलप हो रहा है जब बेंडिंग हो रही है, तो आपको क्या करना रहेगा, m/i मल्टीप्लाइड बाय इस एरिया का फर्स्ट मोमेंट अबाउट व्हाट, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अब हम लोगों ने इस एरिया का एक्सियल फोर्स तो निकाल लिया, लेकिन इसका अगर मैं आपसे बोलूं मोमेंट कितना होगा, देखो पूरा क्रॉस सेक्शन मिलके कितना मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है, m। तो अगर मैं बोलूं कि इतना एरिया कितना मोमेंट रेजिस्ट करेगा, तो वो कैसे निकाला जाए, अगर पूरा क्रॉस सेक्शन मिलके m मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है, अगर ये पूरा क्रॉस सेक्शन m मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है, तो इतना क्रॉस सेक्शन कितना मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है, ये कैसे निकाला जाएगा, ये कैसे निकाला जाएगा। अब भाई इस एरिया के फोर्सेस का आप मोमेंट कैसे लोगे, न्यूट्रल एक्सिस पे एरिया इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस करके लोगे ना। भाई देखो ये जो एरिया है इसका फोर्स निकाल लिया, अब वही सारे फोर्स मिलके ही तो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो आप क्या करोगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो ये जो df आया है ना, इसमें आपको बस एक डिस्टेंस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मोमेंट रेजिस्टेड बाय ब्लू रीजन कितना हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू dA मल्टीप्लाइड बाय y। बस आपको y से एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन कर देना है, फोर्स निकाला फिर फोर्स के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहां यार ये m जो है ना, इसको कुछ और लिखना पड़ेगा, इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं MP लिख देता हूं, है ना, पार्शियल एरिया का मोमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा m/i इंटीग्रेशन y² dA। अब बेटा y² dA क्या होता है, अब y² dA क्या होता है, थजिम तुम अभी आए हो या तुम्हारे चैट मेरे को अभी मिल रहे हैं, y² dA क्या होता है, नजीम कहीं तुम टाइमिंग भूल तो नहीं गए थे दोस्त, या सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भैया मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, MP इक्वल टू m/i इंटू IP। अब IP क्या है, IP क्या है, तो MP इज द मोमेंट रेजिस्टेड बाय पार्शियल एरिया एंड IP इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्शियल एरिया। पार्शियल एरिया मतलब ब्लू एरिया रे भाई, अबाउट विच एक्सेस, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। कौन से एक्सिस के अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो अब आपको अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं इस ब्लू एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोलूं, अब भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप निकालोगे ना, तो इसके सेंट्रॉइड के अबाउट मत निकाल देना, आपको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना रहेगा। तो कोई निकाल के बता सकता है क्या, आपको इसके एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना है, आपको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रॉइड के अबाउट BH³/12 होता है, लेकिन आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट BH³/12 होता है, लेकिन आपको इसके अबाउट निकालना है। तो आप क्या कर लोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे क्या,
वेरी गुड वेरी गुड। तो इस ब्लू एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ब्लू एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके सेंट्रॉइड के अबाउट हो जाएगा BH³/12, यानी कि 20 इंटू 10³/12। लेकिन हमें इसके सेंट्रॉइड के अबाउट नहीं चाहिए, हमें न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया इसका 20 इंटू 10, और सेंट्रॉइड से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस। आपको सेंट्रॉइड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, आपको न्यूट्रल एक्सिस पे चाहिए, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 15 mm। तो यहां से आपको पार्शियल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मिल जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो किसी पार्शियल एरिया का फोर्स चाहिए तो M/I इंटू फर्स्ट मोमेंट ऑफ द एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और अगर आपको उसका मोमेंट चाहिए तो M/I इंटू सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। खत्म। चलिए एक सवाल करते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, चलिए ये वाला सवाल कीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है। अ बीम विथ क्रॉस सेक्शन गिवन बिलो इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर acting around the horizontal axis. Axial force acting on the hatched area of the cross section is, axial force acting on the hatched area of the cross section is। कितना आ रहा है बताओ। आपको ये वाले एरिया का निकालना है, ठीक है ना, इस एरिया का निकालना है। फर्स्ट आपको इस एरिया का फर्स्ट मोमेंट निकालना पड़ेगा पहले तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो देखो न्यूट्रल एक्सिस यहां कहां पे आएगा, ये टोटल 150 है, तो 75 पे न्यूट्रल एक्सिस आएगा ना, मतलब न्यूट्रल एक्सिस जो है वो यहां पे आएगा। दिस विल बी द न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर मुझे फोर्स चाहिए इस एरिया का, तो फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, F विल बी इक्वल टू M/I इंटू AY बार। अब यहां M कितना हो गया 20 किलो न्यूटन मीटर हो गया, इसको मैं 20 किलो न्यूटन mm में कन्वर्ट कर देता हूं, किलो न्यूटन में ही रहने देता हूं लेकिन मीटर को mm में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं यहां डायमेंशन सब mm में रख रहा हूं ना, तो इसीलिए मैं मीटर को mm में कन्वर्ट कर देता हूं। लेकिन फोर्स मेरे को किलो न्यूटन में चाहिए, तो मैं किलो न्यूटन को किलो न्यूटन ही रहने देता हूं। अब यहां I किसका रखना है, तो यहां कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो I है ये पूरे क्रॉस सेक्शन का I है, ये इसका I नहीं है, ठीक है। तो पूरे क्रॉस सेक्शन का I कितना हो जाएगा 100 इंटू 150³/12 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये हैज्ड एरिया कितना हुआ 50 इंटू 25 हुआ ना, ये हैच एरिया जो है 50 इंटू 25 हुआ, और इसका y बार कितना होगा, इसके सेंटर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना होगा 12.5 mm होगा क्या, 12.5 mm होगा, 12.5 mm होगा। तो अब मुझे इसका फोर्स निकाल के बता दो दोस्तों जल्दी से।
11.11 किलो न्यूटन आ रहा है क्या? 11.11111111 ऐसा कुछ आ रहा होगा। 11.11 किलो न्यूटन। यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 11.11 किलो न्यूटन, बहुत सही। अब अगर मुझे इसी का मोमेंट निकालना हुआ, इस एरिया का मोमेंट निकालना हुआ, ये पूरा क्रॉस सेक्शन मिलके कितना मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है? 20 किलो न्यूटन मीटर रेजिस्ट कर रहा है। तो इतना एरिया कितना मोमेंट रेजिस्ट करेगा, निकाल सकते हो क्या? इतना एरिया कितना मोमेंट रेजिस्ट करेगा, निकाल सकते हो क्या? चलो निकाल के बताओ, निकाल के बता दो मुझे फटाफट से। हालांकि पूछा नहीं है, बट निकाल के बता सकते हैं हम। तो MP विल बी इक्वल टू M/I इंटू IP, है ना? अब यहां M और I का इक्वेशन तो वही रहेगा। अब ये जो IP है ये कितना हो जाएगा? तो आपको इस हैज्ड एरिया का मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट। अब यहां एक मजे की बात यह है कि न्यूट्रल एक्सेस जो है वो इस हैज्ड एरिया का टॉप सरफेस है ना? रेक्टेंगल के टॉप या बॉटम सरफेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलता है? रेक्टेंगल के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BH⁵/12, और रेक्टेंगल के टॉप या बॉटम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है BH⁵/3। अगर याद नहीं है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, बट अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट होता है BH⁵/12 और टॉप या बॉटम के अबाउट होता है BH⁵/3। तो न्यूट्रल एक्सिस इसका टॉप है, तो BH⁵/3 लगा दो सीधे, तो इसका विड्थ हो गया 50, हाइट हो गई 25, बस हो गया। तो यहां से मोमेंट रेजिस्टेड बाय पार्शियल एरिया आ जाएगा। कितना आ रहा है जल्दी से बता दो मुझे। वन 185.1, ये क्या हो गया? 185.18 किलो न्यूटन mm, यानी कि 0.185 किलो न्यूटन मीटर। 0.185 आ रहा है क्या? यस, 0.185 किलो न्यूटन मीटर। पूरा क्रॉस सेक्शन मिलके कितना झेल रहा है? 20 किलो न्यूटन मीटर। और इतना एरिया कितना झेल रहा है? 0.185 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है ये चीज? 185.18 अपने को किस में मिला है यूनिट में? किलो न्यूटन mm में मिला है, तो मैंने उसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.185 किलो न्यूटन मीटर। तो आपको 20 किलो न्यूटन मीटर में से इस एरिया का मोमेंट मात्र कितना मिल रहा है? 0.185। 20 में से ये कितना रेजिस्ट कर रहा है? पूरा एरिया मिलके 20 रेजिस्ट कर रहा है, उसमें से ये कितना रेजिस्ट कर रहा है? 0.185, मात्र इतना, छटांक भर। ठीक है, आई होप इसका सॉल्यूशन क्लियर है सबको। फोर्स निकालना है तो M/I इंटू फर्स्ट मोमेंट, एंड मोमेंट निकालना है तो M/I इंटू सेकेंड मोमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सॉल्व दिस वन।
A beam with cross section given below is subjected to bending moment of 12 kilonewton meter. Axial force on the hashed area of the cross section is. चलो बताओ कितना आएगा, इस एरिया का फोर्स निकाल के बताओ, ये अंदर जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसका फोर्स निकाल के बताओ। दिस इज ऑल्सो 150 mm, है ना, और इसके सेंटर से यहां तक का न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस ना, तो इसके सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2h/3 होगा क्या, इट इज गोइंग टू बी 2 × 150/3 यानी कि 100, है ना, 2h/3 यानी कि 100। तो बस F विल बी इक्वल टू m/I इंटू AY बार। तो m कितना दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन मीटर, तो 12 × 10⁻³ न्यूटन mm, I हो जाएगा 200 × 300 3/12 पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू इसका फर्स्ट मोमेंट, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और y बार हो जाएगा 100। तो यहां से F की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों, 40 किलो न्यूटन आ रहा है क्या, 40 किलो न्यूटन आ रहा है क्या, यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़े। तो अगर ये टॉपिक क्लियर है तो अगला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल तो नहीं आते, न्यूमेरिकल नहीं होंगे कुछ भी, लेकिन इसका आपको थ्योरी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा। इसके ऊपर काफी थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की तो बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, क्योंकि हो सकता है ये चीज आपको ना आगे और भी एक जगह देखने को मिले, सुनने को मिले। आप जब मशीन डिजाइन पढ़ोगे ना तो वहां आपको बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ करके एक टॉपिक सुनने को मिलेगा, सेम इसी चीज से रिलेटेड है। तो पहले तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब समझिए। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? देखिए, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, किसी मेंबर की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये शाफ्ट कितनी स्ट्रांग है, तो आप क्या चीज के टर्म्स में मेरे को इसकी स्ट्रेंथ बताओगे? कुछ बच्चे बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। बेटा वो मटेरियल की स्ट्रेंथ है, वो मेंबर की स्ट्रेंथ नहीं है। ये मेंबर स्टील का बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि स्टील की स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप मुझे बताओगे कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 300 मेगापास्कल है। लेकिन जब उस स्टील का मैंने शाफ्ट बना दिया,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शाफ्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप मुझे क्या बताओगे? शाफ्ट की स्ट्रेंथ होगी कि ये कितना लोड झेल सकता है। समझ में आ रही है बात? शाफ्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी? शाफ्ट की स्ट्रेंथ होगी कि ये कितना लोड झेल सकता है। अब इसके ऊपर लोड हम क्या लगा रहे हैं? टॉर्क लगा रहे हैं ना। हम लोड क्या लगा रहे हैं? हम टॉर्क लगा रहे हैं। वेरी गुड हर्ष, आपने बहुत सही जवाब दिया, लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो हम इसके ऊपर टॉर्क लगा रहे हैं। तो इस शाफ्ट की स्ट्रेंथ मैं किसके टर्म्स में कैलकुलेट करूंगा? टॉर्क के टर्म्स में, कि ये फेल होने से पहले कितना टॉर्क झेल सकता है। मतलब मान लीजिए ये 100 न्यूटन मीटर टॉर्क पे फेल होता है, तो इसकी स्ट्रेंथ हो गई 100 न्यूटन मीटर। अगर आप पूछोगे मुझसे कि इस शाफ्ट की स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा 100 न्यूटन मीटर। 100 से ज्यादा टॉर्क लगाने पे ये फेल हो जाता है। मैक्सिमम टॉर्क आप इस पे कितना लगा सकते हैं? 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस शाफ्ट की स्ट्रेंथ क्या है? 100 न्यूटन मीटर। अब मुझे एक बात बताइए, ये स्ट्रेंथ जो है ये किस चीज की वजह से लिमिट होती है? मतलब कि इस शाफ्ट पे मैं 100 से ज्यादा टॉर्क क्यों नहीं लगा सकता? अगर मैं 100 से ज्यादा टॉर्क लगाऊंगा तो ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से ये फेल हो जाएगा? ये जो शाफ्ट है, मैं बोल रहा हूं आपको कि इसकी स्ट्रेंथ 100 न्यूटन मीटर है। तो अगर मैं 100 न्यूटन मीटर से ज्यादा टॉर्क लगा दूं तो ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से ये फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर 100 से ज्यादा लोड नहीं लगा सकता? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। वेरी गुड। अगर ब्रिटल है तो टूट जाएगा। वेरी गुड। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाना ये किसकी वजह से हो रहा है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ गई है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना या फ्रैक्चर होना ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेसेस की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा बढ़ गई है। हां कि ना? हां कि ना? हां कि ना? अरे हां या ना बोलो ना यार, बोल ही नहीं रहे हो तुम। यस। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो शाफ्ट है इसकी स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड कर रही है कि इसमें मैक्सिमम कितना स्ट्रेस आ रहा है कि नहीं? यस। आपकी जो स्ट्रेस स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेसेस की वजह से लिमिट हो रही है, क्योंकि आप ये स्ट्रेस जो है इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, इसीलिए लिमिट हो रही है। अब मुझे एक बात बताइएगा, मान लीजिए एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है जिसमें अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्ट्रेस आ रहा है। जैसे यहां पे स्ट्रेस आ रहा है, मान लीजिए सिग्मा मैक्सिमम, यहां स्ट्रेस सिग्मा मैक्सिमम का आधा आ रहा है, यहां स्ट्रेस सिग्मा मैक्सिमम का 1/3 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो शाफ्ट है, चलिए सिग्मा मैक्सिमम नहीं लिखता, मैं ऐसा लिखता हूं, ये 300 मेगापास्कल आ रहा है, ये 250 मेगापास्कल आ रहा है, मान लीजिए ये 200 मेगापास्कल आ रहा है। अब ये चीज मैं 300 मेगापास्कल से नहीं बढ़ा सकता, मान लीजिए इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अलावेबल स्ट्रेस इसमें 300 ही है, तो मैं 300 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। अगर मैं 300 से ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो इस क्रॉस सेक्शन से ये फेल हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि इस पूरे बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो इसकी वजह से लिमिट हो रहा है ना, इसकी वजह से लिमिट हो रहा है। मतलब यहां का जो स्ट्रेस है इसको मैं 300 से नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, इसी की वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो लिमिटेड है। अब यहां पे स्ट्रेस मात्र 200 मेगापास्कल है। ये जो मटेरियल है ये 300 तक झेल सकता है, लेकिन यहां स्ट्रेस कितना आ रहा है?
मात्र 200 मेगापास्कल आ रहा है। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? आपने इस मटेरियल को ऐसा चूज किया है कि ये 300 झेल ले रहा है, इसीलिए तो ये फेल नहीं हो रहा ना। यहां 300 आ रहा है, उसके बाद भी ये फेल नहीं हो रहा। तो ये जो मटेरियल है ये 300 तक झेल सकता है, बट यहां पे सिर्फ स्ट्रेस 200 मेगापास्कल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? यहां मटेरियल जरूरत से ज्यादा है क्या? मैं ऐसा बोल सकता हूं? यहां मटेरियल जरूरत से ज्यादा है, इसीलिए यहां स्ट्रेसेस की वैल्यू 200 आ रही है। यहां भी मटेरियल जरूरत से ज्यादा है, इसीलिए यहां स्ट्रेस की वैल्यू 250 आ रही है। क्या मैं यहां से स्ट्रेस की वैल्यू कम कर सकता हूं? सॉरी, मटेरियल कम कर सकता हूं? क्या मैं यहां से थोड़ा सा मटेरियल निकाल सकता हूं? अगर मैं यहां से थोड़ा मटेरियल निकाल दूंगा तो इसका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, है कि नहीं? बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल कितना झेल सकता है? ये 300 तक झेल सकता है। ये 300 तक झेल सकता है। अरे झेल ही रहा है ना भाई, यहां तो 300 ही आ रहा है, तो ये 300 तक झेल सकता है। लेकिन यहां और यहां 300 से कम स्ट्रेस है, तो मैं यहां से थोड़ा मटेरियल निकाल लूं, यहां से थोड़ा मटेरियल निकाल लूं। मैं कितना मटेरियल निकाल सकता हूं? मैं कितना मटेरियल निकाल सकता हूं? मैं कब तक मटेरियल निकाल सकता हूं? मुझे जल्दी बताओ। मैं यहां से और यहां से कब तक मटेरियल निकाल सकता हूं? मैं यहां से और यहां से कब तक मटेरियल निकाल सकता हूं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। जब तक यहां और यहां का स्ट्रेस भी 300 नहीं हो जाता, उससे ज्यादा मटेरियल मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैंने उससे ज्यादा मटेरियल निकाला तो स्ट्रेस 300 से ज्यादा हो जाएगा और फिर ये फेल हो जाएगा। तो आप इनके स्ट्रेसेस जो है वो 300 तक बढ़ा सकते हो, मटेरियल आप 300 तक निकाल सकते हो। अब मुझे ये बताइए कि आपको अगर एक ऐसी बॉडी बनानी है जो ऑप्टिमम हो, मतलब जिसमें जितना मटेरियल चाहिए उतना ही मटेरियल हो, उससे छटांग पर भी ज्यादा नहीं, आप एकदम कंजूस मक्खी चूस डिजाइनर हो। आप ये बोल रहे हो कि भैया मैं ना थोड़ा भी मटेरियल एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, तो आप ऐसे एरिया से मटेरियल निकाल दोगे जहां स्ट्रेसेस की वैल्यू कम आ रही है। तो जब आप यहां से मटेरियल निकालोगे, कब तक निकालोगे? जब तक स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है वो 300 नहीं हो जाती। तो एक ऑप्टिमम बॉडी कौन सी बॉडी बनेगी? एक ऑप्टिमम बॉडी वो बॉडी होगी क्या जहां हर क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस बराबर आ रहा हो? क्या एक ऑप्टिमम बॉडी वो होगी, एक ऑप्टिमम डिजाइन वो होगा जहां हर क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस बराबर आ रहा हो? इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? इससे आपका मटेरियल बच जाएगा। जितना मटेरियल जरूरी है उतना ही होगा। अगर आपने ऐसी बीम बना दी तो उस बीम को ही हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बोलने का मतलब इसका हर क्रॉस सेक्शन इक्वली स्ट्रांग है। ये क्रॉस सेक्शन जितना स्ट्रांग है ये भी उतना ही स्ट्रांग है, ये भी उतना ही स्ट्रांग है। और हम ये बीम क्यों बना रहे हैं? क्यों यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम चाहिए हमें? भाई ये बना के हमको एज अ डिजाइनर क्या फायदा होगा? हमारा मटेरियल सेव होगा, यानी पैसा बचेगा। तो ये जो डिजाइन बनेगा, दिस विल बी द मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम का मतलब क्या होता है बच्चा? यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम का मतलब होता है एक ऐसी बीम जिसके हर क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू सेम हो, यानी कि जिसके हर क्रॉस सेक्शन की स्ट्रेंथ बराबर हो, ताकि उसमें मटेरियल ज्यादा वेस्ट ना हो। अब मैं आपको इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, ठीक है? यहां तो मैंने ऐसे ही हवाई एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है? अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है।
मान लीजिए आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम में मान लीजिए एक पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इस कैंटिलीवर बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, मतलब अभी ये एरिया यहां से यहां तक कांस्टेंट है, ठीक है। अब जब मैं इसमें स्ट्रेस की वैल्यू निकालूंगा तो हर क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस बराबर आएगा क्या? हर क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस बराबर आएगा क्या? अरे आएगा क्या? सूरज बोल रहा है हर क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस बराबर आएगा। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक बात बताओ भैया, बेंडिंग स्ट्रेस कितना होता है? सिग्मा होता है एम वाई मैक्सिमम बाय आई, या मैं बोल सकता हूं एम बाय जेड। हर क्रॉस सेक्शन का जेड बराबर है, लेकिन भैया एम बराबर है क्या? हर क्रॉस सेक्शन का एम बराबर है क्या? हर क्रॉस सेक्शन का z बराबर है, लेकिन m बराबर है क्या? m जो है वो यहां 0 है और यहां मैक्सिमम है। m जो है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, तो यहां हर क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस बराबर नहीं है। यहां हर क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस बराबर नहीं है। अगर मैं अलग अलग क्रॉस सेक्शंस लूं तो उसमें स्ट्रेसेस की वैल्यू अलग अलग आएगी। चलिए एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहां 100 मेगा पास्कल आ रही है, यहां 200 आ रही है, यहां 300 आ रही है। तो समझ रहे हो आप, स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है आपको लगातार बढ़ती हुई मिलेगी। तो यहां मेरा मटेरियल भयंकर टाइप से वेस्ट हो रहा है क्या? यहां मेरा मटेरियल भयंकर टाइप से वेस्ट हो रहा है क्या? क्योंकि यहां आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस इधर मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा मटेरियल यहां लगना चाहिए, और यहां तो मटेरियल एकदम जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहां पे तो स्ट्रेस जीरो है भाई। यहां स्ट्रेस तो जीरो है, तो यहां पे मटेरियल सबसे कम होना चाहिए और यहां मटेरियल सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो अब मैं इस बीम का ऑप्टिमम डिजाइन बनाने के लिए क्या करूंगा? अब मैं इस बीम का ऑप्टिमम डिजाइन बनाने के लिए क्या करूंगा? अब मैं इस बीम का ऑप्टिमम डिजाइन बनाने के लिए इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कुछ ऐसा चेंज करूंगा कि हर पॉइंट पे स्ट्रेस जो है वो बराबर आ जाए। ठीक है, कितना आ जाए? इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो है मान लो 400 मेगा पास्कल है, तो हर पॉइंट का स्ट्रेस में कितना कर दूंगा? मैं इस तरीके से उसको डिजाइन करूंगा कि हर पॉइंट का स्ट्रेस जो है वो 400 हो जाए, मतलब मैं क्रॉस सेक्शन को कुछ ऐसा कर दूंगा। तो अब यहां अगर आप स्ट्रेस निकालोगे हर क्रॉस सेक्शन का, देन यू विल गेट द सेम वैल्यू। यहां पे भी 400 मेगा पास्कल आएगा, यहां पे भी 400 आएगा, यहां पे भी 400 आएगा, यहां पे भी 400 आएगा। तो मैंने क्या बना दिया इसको? दिस इज अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, दिस इज अ रेगुलर बीम। ये एक रेगुलर बीम है, ठीक है, ये आम जिंदगी की बीम है, और ये है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ यानी कि मेंटोस जिंदगी की बीम है ये, है ना। तो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मतलब आप सारे क्रॉस सेक्शंस की का स्ट्रेस बराबर कर दो। कहां तक बढ़ा सकते हो भैया? मैक्सिमम जितना भी आ रहा है वहां तक। यहां मैक्सिमम 400 आ रहा था, बाकी जगह भाई 100, 150, 200। अरे भैया मटेरियल वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो आप मटेरियल बचा लो ना। यहां पे लोड कम है तो यहां एरिया कम रखो, यहां लोड ज्यादा है तो एरिया ज्यादा रखो। तो मैंने इसको ऐसा डिजाइन कर दिया, तो बन गया बढ़िया सा बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, है कि नहीं? क्यों किया मैंने ऐसा? मटेरियल बचाने के लिए। आपका बीम जो है वो इकोनॉमिकल हो गया है, आपका बीम इकोनॉमिकल हो गया है। अच्छा, हर्ष पूछ रहा है ये पैराबोलिक लेंगे हमेशा? नहीं बेटा, ये मैंने अभी एग्जांपल के लिए बना दिया है। ये चीज डिपेंड करेगी, अब किस पे डिपेंड करेगी मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है। देखिए, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? फॉर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ
फॉर अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा मैक्सिमम मस्ट बी कांस्टेंट ना, सिग्मा मैक्सिमम कांस्टेंट होना चाहिए ना भैया। सिग्मा मैक्सिमम मतलब यहां जितना मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है वो सब जगह उतना ही आना चाहिए, तब मटेरियल आपका बच रहा है। ठीक है, तो भैया सिग्मा मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है? सिग्मा मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है? सिग्मा मैक्सिमम होता है m बाय जेड, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि m बाय जेड जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, m बाय जेड कांस्टेंट होना चाहिए, बोल सकता हूं क्या? तो अब मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? z शुड बी प्रोपोर्शनल टू m, z शुड बी प्रोपोर्शनल टू m, ऐसा लिख सकता हूं। देखो इसका मतलब यह है कि अगर m लिनियरली वेरी कर रहा है तो z भी लिनियरली वेरी करना चाहिए, अगर m पैराबोलिकली वेरी कर रहा है तो z भी पैराबोलिकली वेरी करना चाहिए, अगर m क्यूबिकली वेरी कर रहा है तो z भी क्यूबिकली वेरी करना चाहिए, ताकि z हमेशा m के प्रोपोर्शनल हो, यानी ये रेशियो कांस्टेंट हो, मतलब सिग्मा मैक्स कांस्टेंट हो। बस, तो आपको सिर्फ इतनी चीज करनी है बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर हो सकता है। आप बोलोगे सर सर्कुलर नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कुलर बीम का मैं z जो है वो m के हिसाब से वेरी नहीं कर पाऊंगा। अगर आप एक सर्कुलर बीम बनाओगे और आप बोलोगे कि इसका z पैराबोलिकली वेरी करना चाहिए, तो उस सर्कल को हम ऐसा डिजाइन नहीं कर पाएंगे कि उसका z पैराबोलिकली वेरी करे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बीम नहीं बना सकता, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए z को पैराबोलिकली वेरी कराना चाहता हूं तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को ऐसा डिजाइन नहीं कर पाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। मैं कुछ और बोलने वाला था लेकिन क्लास में मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, तो इसलिए आप भावनाओं को समझिए कि क्या हो सकता है ना। डिजाइनर की हालत खराब हो जाएगी, है ना। आप भी ऐसी भाषा से बचना, वरना फिर 30 दिन के लिए ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भाषा आप भी यूज ना करें, ठीक है। भाषा हमेशा साफ होनी चाहिए। ये चीज मेरे को है ना अभी कुछ टाइम पहले ही समझ में आई है, हालांकि अभी मैं आप लोगों को बोलूंगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे कि ज्यादा ज्ञान मत दो, लेकिन मुझे ये चीज समझ में आई कि भाषा साफ होना बहुत जरूरी होता है, आगे जाके आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। मैं भी अपने कॉलेज के टाइम में ना, मतलब मेरे मुंह से सिर्फ गालियां ही निकलती थी। कॉलेज के टाइम में मेरे मुंह से बस गालियां ही निकलती, मतलब मैं किसी को प्यार से भी कुछ बोलता था ना तो उसमें भी कोई ना कोई गाली ही होती थी। उस टाइम भी कई लोग बोलते थे कि यार गाली वाली नहीं देना चाहिए, बाद में समझ में आया कि भाषा का साफ होना कितना जरूरी है, ठीक है। भाषा का साफ होना कितना जरूरी है, ये बाद में आपको भी है ना आगे जाके समझ में आएगा। आप भी जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आओगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि ना भाषा साफ होना जरूरी है। भाई ये मुंह से हर बात पे गाली निकलना, हर बात पे ऐसे स्लैंग्स निकलना, ये गलत होता है, क्योंकि आप ना हर स्पेस में एक तरीके से नहीं रह सकते। अभी क्या होता है ना, जब अपन स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो हमारे आसपास के लोग जो हैं लगभग कांस्टेंट होते हैं। हमारा जो वातावरण है ना वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आप जिन लोगों के पास बैठे हो उनसे आप गाली गलौज करके बात कर रहे हो, अगले 1 घंटे में आपको एकदम ऐसे लोगों के सामने बैठ जाना है जहां आपको एकदम फॉर्मल बातें करनी। अभी ये चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप आगे जाओगे, अपने करियर में आगे बढ़ोगे ना, तब ऐसा होगा कि घंटे घंटे में ना आपके आसपास का वातावरण ड्रास्टिकली चेंज होगा। उस टाइम आप इतने कैपेबल नहीं रहोगे कि आप अपनी भाषा को एकदम से चेंज कर दो। तो अभी से कोशिश ये करना कि भाषा आपकी साफ रहे। ये हर बात पे अगर आपके मुंह से गाली निकल, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गाली कभी देना ही नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जब हो जाता है ना तो गाली दे के खत्म कर देना चाहिए, उससे ये होता है कि अपने दिल की भड़ास निकल जाती है। लेकिन हर बात पे गाली देना इट्स नॉट गुड। चलिए, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप ना सर्कुलर क्रॉस सेक्शन या ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन या आई सेक्शन, टी सेक्शन, ऐसे सेक्शन का बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ अगर बनाने की कोशिश करोगे तो हालत खराब हो जानी है।
तो हमें एक ऐसा क्रॉस सेक्शन चूज करना है जिसको हम आसानी से वैरी कर सके ताकि हम बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाएं, और ऐसा क्रॉस सेक्शन होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन। क्या यह बात आपके भेजे में घुस रही है? यस। देखो, ट्रायंगल को भी अगर मैं बोलूंगा ना कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाओ, तो ट्रायंगल में भी बहुत दिक्कत है। ठीक है, आई सेक्शन टी सेक्शन को तो छोड़ ही दो भैया, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन क्या बचा? हमारे लिए ऑप्शन सबसे बेस्ट बचा रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, तो हम रेक्टेंगुलर सेक्शन का बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। अब हमारे लिए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाने का क्राइटेरिया क्या है? Z कांस्टेंट, Z जो है वो M के साथ वेरी करना चाहिए। मतलब M अगर लिनियरली वेरी कर रहा है तो Z लिनियरली वेरी करे, M पैराबोलिकली वेरी कर रहा है तो Z पैराबोलिकली वेरी करे। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन का अगर मैं बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना चाहता हूं और मैं अगर Z को वेरी कराना चाहता हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। बीइंग अ डिजाइनर, या तो आप विड्थ को कांस्टेंट रख के हाइट को वेरी करोगे, या तो हाइट को कांस्टेंट रख के विड्थ को वेरी करोगे। अब कुछ ऐसे यहां पे डेढ़ होशियार होंगे जो बोलेंगे कि क्यों दोनों को वेरी करने में क्या दिक्कत हो रही है, बहुत कमजोर डिजाइनर है आपका। हमारे घर का पास एक बंदा रहता है, 100 रुपया दो, आप जैसा बोलोगे वैसा बीम घिस के दे देगा आपको। इतना बढ़िया लकड़ी काम करता है, क्या बताएं। विड्थ हाइट सब वेरी करा के दे देगा आपको। आप बोलो बस 100 रुपए जेब में डालना है उसकी, और 2 ठो पान देना है जर्दा वाला। उसके बाद आप उसको जैसा बोलोगे वैसा बीम ऑफ यूनिफॉर्म, आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कुलर सब बनवा दो, है ना। तो भैया यहां पे हाँ, प्रॉब्लम यही है। आदित्य, आपने सही बोला कि दो वेरिएबल्स को एक साथ क्यों करना, दो वेरिएबल इस फंक्शन में क्यों रखना। आपको सिर्फ Z को M के प्रोपोर्शनल रखना है। अगर एक चीज को वेरी करा के काम चल रहा है तो पप्पू पान वाले को एक्स्ट्रा पैसा देके उससे पान खरीद के सोनू लकड़ी वाले को जेब में डाल के क्यों उससे घिसवाना है कि नहीं। तो भाई आपको अगर Z वेरी कराना है तो एक को वेरी करा के काम चल जाएगा, या तो विड्थ को वेरी करा लो या तो हाइट को वेरी करा लो। दोनों वेरी कराने से कोई फायदा नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका बीम जो है वो निखर के एकदम आ जाएगा, कि मतलब वो बोलेगा कि अरे भैया आप तो इतना कर दिया हमारे लिए, अब बाकी आपके लिए हम करेंगे, आपका लोड हम झेलेंगे। तो जितना लोड झेलना है वो उतना ही झेलेगा। आपको Z को लीनियरली वेरी कराना है तो या तो विड्थ को लीनियरली वेरी करा दो या तो हाइट को, दोनों को कराने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है क्या सबको? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है। आपको सबसे पहले रेक्टेंगुलर सेक्शन का बीम बनाना है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, या तो विड्थ को वेरी कराना है या तो हाइट को वेरी कराना है। ठीक है, तो चलिए हम एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसिडर दिस प्रॉब्लम। आई हैव अ कैंटिलीवर बीम, आई हैव अ कैंटिलीवर बीम। ठीक है, आई हैव अ कैंटिलीवर बीम, मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है। हिंदी में उच्चारण, ट्रांसलेशन। इस बीम पे एक पॉइंट लोड लग रहा है कुछ इस प्रकार सा, और ये मेरा क्रॉस सेक्शन है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। अब इसको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाना है, इसको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाना है। ठीक है, तो अब यह देखना है कि विड्थ को कैसे वेरी करेंगे या हाइट को कैसे वेरी करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है ना। तो सबसे पहला केस हम कौन सा लेंगे? केस 1। ठीक है, इसका विड्थ मान लीजिए b है और हाइट मान लीजिए h है। तो केस 1 हम क्या ले लेंगे? h इज कांस्टेंट, b इज वेरिंग। ठीक है, केस 1 हम क्या ले लेंगे? h इज कांस्टेंट, b इज वेरिंग। तो उस हिसाब से आपका केस 2 क्या बन जाएगा दोस्त? केस 2 क्या बन जाएगा? केस 2 बन जाएगा b इज कांस्टेंट, h इज वेरिंग। ठीक है, तो मैं आपको एक केस बताऊंगा, दूसरा केस आप मुझे बताओगे।
ठीक है, मैं आपको एक बताऊंगा, आप दूसरा मेरे को खुद करके बताओगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली चीज, कैंटिलीवर बीम में एम कैसे वैरी कर रहा है, कैंटिलीवर बीम में एम कैसे वैरी कर रहा है, उसी के हिसाब से मेरे को जेड वैरी कराना है ना। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि कैंटिलीवर बीम में एम कैसे वैरी कर रहा है। मान लीजिए ये लोड जो है ये डब्ल्यू है, तो एम कैसे वैरी कर रहा है भैया, एम कैसे वैरी कर रहा है, यहां से यहां तक अगर मैं एक सेक्शन लूंगा तो एम कैसे वैरी कर रहा है, लीनियरली वैरी कर रहा है। वेरी गुड यार, m इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स। अभी आप साइन पे मत जाना, मतलब m जो है वो लीनियरली वैरी कर रहा है, x के साथ लीनियरली वैरी कर रहा है। तो अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, फॉर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ z शुड बी प्रोपोर्शनल टू m। यस, यानी कि bh² बाय 6 शुड बी प्रोपोर्शनल टू x। m कैसे वैरी कर रहा है, लीनियरली वैरी कर रहा है ना। तो अब मेरे भाई यहां आपको वैरी किसको कराना है, b को वैरी कराना है, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है ना। सो b शुड बी प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि विड्थ कैसे वैरी करनी चाहिए भैया, विड्थ कैसे वैरी करनी चाहिए, विड्थ कैसे वैरी करनी चाहिए, अरे इसकी विड्थ कैसे वैरी करनी चाहिए, लीनियरली वैरी करनी चाहिए क्या, विड्थ इसकी लीनियरली वैरी करनी चाहिए। यस, तो अगर मैं इस बीम का डायग्राम बनाऊंगा ना तो ये बीम ऐसी बनेगी बेटा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बीम जो है ये ऐसी बनेगी, दिस विल बी द बीम। ये आपकी बीम बन गई है, ये हो गया आपका हाइट, हाइट कांस्टेंट है, लेकिन जब आप इसको ऊपर से देखोगे ना देन इट विल लुक लाइक दिस। यस, तो दिस इज गोइंग टू बी द टॉप व्यू, टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा, है ना। तो विड्थ कैसे वैरी कर रही है भैया, विड्थ कैसे वैरी कर रही है, विड्थ लीनियरली वैरी कर रही है ना, विड्थ जो है वो लीनियरली वैरी कर रही है ना। सो दिस इज योर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। बीम पे अगर यूडीएल लग रहा होता तो यहां m जो है वो x² के प्रोपोर्शनल होता, तो फिर b जो है वो भी x² के प्रोपोर्शनल होता, यानी b कैसे वैरी कर रहा होता, फिर पैराबोलिकली वैरी कर रहा होता। क्लियर है, क्लियर है। अगर m x² के प्रोपोर्शनल होगा तो b भी x² के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि फिर b जो है वो पैराबोलिकली वैरी करेगा। ठीक है, अब मुझे जल्दी से ये सेकंड केस सॉल्व करके बता दो भैया, मुझे जल्दी से सेकंड केस सॉल्व करके बता दो कि अगर b कांस्टेंट है तो h कैसे वैरी करेगा, अगर b कांस्टेंट है तो h कैसे वैरी करेगा, अगर b कांस्टेंट है तो h कैसे वैरी करेगा, फटाफट से बता दो भैया। वापस से वही चीज है, m इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, यानी m इज प्रोपोर्शनल टू x, तो z शुड बी प्रोपोर्शनल टू m, यानी bh² बाय 6 शुड बी प्रोपोर्शनल टू x। तो यहां h शुड बी प्रोपोर्शनल टू √x, मतलब वही पैराबोला ही आ रहा है। ठीक है, पैराबोलिकली वैरी करेगा
तो इस बार जब आप डायग्राम बनाइएगा तो आपका डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। इस बार आप जब डायग्राम बनाइएगा तो आपका डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस। जो मैंने पिछली बार बनाया था ना एग्जाम्पल देने के लिए आपको, जो मैंने पिछली बार बनाया था आपको एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। और अगर मैं टॉप से देखूंगा तो टॉप से इसका विड्थ कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट विड्थ है, हाइट वेरी कर रही है ना। यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। दिस इज द टॉप व्यू। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो यहां हमने मटेरियल बचा के अपनी बीम को इकोनॉमिकल बना लिया है। सो इकोनॉमिकल बीम बनाने के लिए वी नीड टू मेक अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो ऐसा क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो आपको बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? आपको इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, व्हाट डू वी मीन बाय बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होती क्या है, उसमें क्या क्राइटेरिया है। तो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वो है जिसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हर सेक्शन पे सेम आ रहा है। आपको बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन। ठीक है, उसके बाद आपको ना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि लोडिंग कंडीशन दे देगा और आपको बोलेगा कि इसका बी जो है वो कैसे वैरी करना चाहिए अगर हमें एक बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनानी है या अगर हमें एक इकोनॉमिकल बीम बनानी है। जैसे एक बार आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन दिखा है, गेट के सिविल का पेपर था, मैकेनिकल के पेपर में तो नहीं आया, सिविल के पेपर में आया एक बार ऐसा क्वेश्चन। उसमें ना ऐसा लोडिंग कंडीशन दे दिया था और उन लोगों को ऐसा बोला था कि अगर इस बीम को इकोनॉमिकल बनाना है तो इकोनॉमिकल डिजाइन के लिए इसका एच कैसे वैरी करना चाहिए या इसका बी कैसे वैरी करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों को बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ पता था लेकिन उनको यह नहीं पता था कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इकोनॉमिकल होती है। अगर उनको क्वेश्चन में यह बोला जाता कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए बी कैसे वैरी करना चाहिए तो वो बना के आ जाते, लेकिन उनको यही नहीं पता था कि भाई यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम आप बना क्यों रहे हो, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मैं ऐसा डिजाइन चेंज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। ये मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरा मटेरियल सेव हो, ताकि मेरा डिजाइन इकोनॉमिकल हो। तो आपको बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाने बोले या इकोनॉमिकल डिजाइन की बीम बनाने बोले, बात एक ही है। क्या यह चीज क्लियर है? आपको सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए यार, कोई भी टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट आप क्यों पढ़ रहे हो, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये चीज क्यों किया जा रहा है। तो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम एक इकोनॉमिकल बीम बना पाए। तो बेटा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को यहां अभी बता देता हूं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो शायद आप जो किताब पढ़ रहे हो या आपने इससे पहले जो कोर्स पढ़ा है उसमें इसी चैप्टर में हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं भी उसी फ्लो में पढ़ा रहा हूं। जैसे आपको एक टॉपिक मिलेगा एक्सियल लोड प्लस बेंडिंग या एसेंट्रिक लोडिंग, एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, उसमें एक्सियल लोड और बेंडिंग दोनों साथ में होती है, वो मैं आपको कंबाइंड लोडिंग में पढ़ाऊंगा। तो ये मत सोचना कि सर ने छुड़वा दिया है, ठीक है, ये मत सोचना कि सर ने छुड़वा दिया है, मेरा फ्लो थोड़ा अलग है। तो जब मैं आपको कंबाइंड लोडिंग पढ़ाऊंगा ना मैं तब बताऊंगा आपको। क्लियर है ये चीज? तो कुछ टॉपिक्स अगर आपको अभी नहीं दिख रहे हैं, आपको ऐसा मत सोच लेना कि भाई सर ना स्किप कर देते हैं यार, पढ़ाते नहीं है यार, एक्सियल लोड वाला टॉपिक ही नहीं पढ़ा है सर। तो वो हम कंबाइंड लोडिंग में पढ़ेंगे ना। कंबाइंड लोडिंग करके एक चैप्टर है, उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स पढ़ेंगे कि एक साथ दो दो तीन तीन लोड आता है तो कैसे होता है। स्ट्रेन एनर्जी का एक अलग चैप्टर है एनर्जी मेथड्स करके,
तो हम स्ट्रेन एनर्जी निकालना उस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। आपको मैं हर चीज प्रॉपर फ्लो में पढ़ाऊंगा ताकि आपको पता चले कि भाई इसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं, इसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक का पिछले टॉपिक से क्या रिलेशन है। मोअर सर्कल भी आगे होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस करके जो चैप्टर है उसमें होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो बेटा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स में अपने को इतना ही पढ़ना था। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स। तो एकदम शार्प 9 बजे आपको, अब आज अच्छा टाइम मिल गया है, अच्छे से डिनर कीजिए, जबरदस्त आईपीएल मैच चल रहा है वो देखिए, लेकिन 9 बजे वापस सबके सब आ जाना, ठीक है। तो 9 बजे से शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स स्टार्ट करेंगे, ओके। चलो 9 बजे शार्प मिलेंगे, बाय बाय।